सो मच। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपका प्रश्न है, वेरी गुड, ओके। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका वाक्य है, माँ ने डांटकर मुझसे नाचा, मुझसे खाया, मुझसे पूछा या मुझसे भागा। कई बार क्या होता है, अपन माँ से झूठ बोलते हैं, अपनी मम्मी से झूठ बोलते हैं, तो मम्मी क्या करती है, अपने ऊपर डांट लगाती है। तो माँ क्या है, माँ ने डांटकर मुझसे पूछा कि आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया था। हाँ, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, आपका बिल्कुल सही भी था। पहला प्रश्न मैंने इजी इसलिए रखा है कि आप पहले ही प्रश्न में डीमोटिवेट ना हो और उसको अच्छी तरीके से कर पाओ। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका फिर से रिक्त स्थान का क्वेश्चन है। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में कोई लॉजिक नहीं बैठता है, उनका एक ही सेंस है कि आप जो आपके ऑप्शन है उनको रिक्त स्थान पे रखें, और जिस ऑप्शन को रखने से आपका सेंटेंस है वो सही बनता है, वही आपका सही आंसर होता है। देखिए, चोर के पीछे पुलिस भागी, रिक्त स्थान उसे पकड़ नहीं पाया। तो चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। चोर के पीछे पुलिस भागी, या उसे पकड़ नहीं पाई, अभी उसे पकड़ नहीं पाई, अन्यथा उसे पकड़ नहीं पाई। ये ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, तो ए ऑप्शन को रखने से आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, जोश दिखना चाहिए आप में कि आप कितनी अच्छी तरीके से डेडिकेट हो अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सिलेक्शन के लिए, अपने एग्जाम के लिए, वो आपके क्वेश्चंस में दिख जाएगा कि आप आंसर कितने फास्टली देते हो। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। फिर से आपका रिक्त स्थान का प्रश्न है, परंतु है ना, परंतु से पकड़ नहीं पाई, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आपका शब्द दिया हुआ है और उसका पर्यायवाची बताना है। राजेश, स्वागत है आपका भी। स्वर्ण, स्वर्ण शब्द दिया हुआ है, उसका सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, कंचन होगा, सुमन होगा, करी होगा, नीरद होगा। अब आप ऑप्शंस को कैसे काटोगे? नीरद तो क्या होता है, बादल होता, नीर को देने वाला कौन? बादल। जलद, पयोद, ये क्या है? नीरद, यानी कि बादल के पर्यायवाची हैं। सुमन किसको बोलते हैं? पुष्प को बोलते हैं, फूल को बोलते हैं, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है? स्वर्ण की, तो कंचन है, सोना, ये किसके हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपने क्या किया है? हेलो भाई दीपक, ए ऑप्शन, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी ए ऑप्शन को टिक किया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी ने दरवाजा रिक्त स्थान है। तो देखिए, ये वो प्रश्न है, सुमित कानू 4 बजे लाइव आती है अपने क्लास। ये वो प्रश्न है जिनको देखने से, यानी कि जिनमें ऑप्शंस रखने से या फिर जिनमें कॉमन सेंस लगाने से भी आंसर मिलते हैं। देखिए, किसी ने दरवाजा बिलबिलाया, नहीं जी नहीं, दरवाजा बिलबिलाता कैसे है? किसी ने हनहनाया, नहीं नहीं, घोड़ा थोड़ी खटखटाया, फड़फड़ाया, फड़फड़ाते नहीं है, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो सी ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अपना वाक्य शब्द शुद्धि का क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इतनी देर में आपको कुछ एक शब्द बताती हूँ। जैसे अभीष्ट शब्द आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसका रीजन ये है कि अभीष्ट लिखते हैं अपन, अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है, और ई की मात्रा इसमें बड़ी आती है। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट शब्द भी कई बार पूछा जाता है। उसका रीजन भी एक ही है कि अपन ठ करते हैं, क्या लिखते हैं अपन? विशिष्ट लिखते हैं, विशिष्ट नहीं होता। सही शब्द क्या होता है? विशिष्ट होता है। त्योहार मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, त्योहार में एक ही मात्रा आती है। रचयिता नहीं होता, सही शब्द होता है आपका रचयिता। एक आपका आता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में हमेशा गलती करते हैं, अभ्यारण्य में भय आपका क्या है? पूरा आता है। और इसके अलावा श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार शब्द में देखिए यू लिखा जाता है। श्राप नहीं होता, सही शब्द क्या होता है? साप होता है। एक हस्तलिखित शब्द कल ही बताया था मैंने, हस्तलिखित शब्द आपका यू लिखा जाता है। अब आपको देखना है प्रश्न में सही आंसर है वो कौन सा है। विध्वंस शब्द दिया हुआ है, क्योंकि विध्वंस में बड़ा ही तो किसी भी सेंस में नहीं आएगा, ये कट गया। धय पूरा नहीं आएगा, इस वजह से ये भी कट गया। विध्वंस नहीं होता, ये भी कट गया। तो बच्चा क्या? विध्वंस। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। शुभ संध्या भाई, स्वागत है आपका भी। देखिए, अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपका वाक्य है, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये वाक्य, ये आपको पढ़ना है।
ये वाक्य आपको पढ़ना है और आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है। तो आपके ऑप्शन है सबसे पुरानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उद्यान हमारे प्रदेश का और प्रसिद्ध। देखिए सबसे पहले तो वाक्य को पढ़े आप, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, पुरानी नहीं सबसे पुराना होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका लिंग सही नहीं दिया हुआ है? तो वेरी गुड, रामरतन का भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका रीजन ये है कि पुरानी नहीं आएगा, हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ए ऑप्शन जिसने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, दिए गए शब्द में के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। स्वागत है नीतीश कुमार, आपका भी, गॉड ब्लेस यू। बताइए मुझे अंधकार शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है अंधकार का? ऑप्शन है आपके गहरा, नीरस, तिमिर या फिर निवेदन। अंधकार शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है? और आपने आंसर दे भी दिया है और बिल्कुल सही आंसर है आपका अंधकार, अंधेरा या फिर तिमिर उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें भी सही है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मुझे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता न जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा हुआ है जिसे जीता न जा सके, वो अजर होता है, अविस्मरणीय होता है, अजय होता है या फिर अनंत होता है। जिसे जीता न जा सके, और जिसने, जैसे सत्येंद्र ने, उत्तम ने, जसवीर ने, दीपचंद ने, मंजीत ने आपके दिए हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसे जीता न जा सके वो अजय कहलाता है। देखिए कुछ एक आपको बता देती हूँ, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष लिख लेना आप नोटबुक में, प्राप्ति की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा कहलाती है, मुमुक्षा। और एक होता है मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक, मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक, तो मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है, मुमुक्षु। एक होता है तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा वो होता है तितिर्षा, और तैरने का इच्छुक क्या होता है? तितिर्षु होता है ना। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है, तितिर्षा और तितिर्षु, ठीक है। मुमुक्षा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड इवनिंग भाई प्रकाश। सभी बच्चे सेशन में 4 बजे जरूर आए, लास्ट तक आते रहते हो आप, शुरुआत से आप लास्ट तक जुड़ोगे ना तो आपके पूरे प्रश्न आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपके कितने सही हो रहे हैं ना। अगला देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। आपको बताना है कि यहाँ पे वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में न आए। तो देखना, मैंने राम को, तो कोई गलती नहीं है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के, मैं देख रही हूँ आपका कौन सा आएगा। बहुत अच्छा, उसे कुछ समझ में न आए, उत्तर बताए परंतु। तो मंजीत ने ऑप्शन दिया, दीपक ने सी दिया है, सत्येंद्र ने सी दिया है, रामरतन ने भी सी दिया है, उत्तम कुमार ने सी, दीपक ने सी। देखिए जिसने भी सी ऑप्शन दिया है उनका दिमाग सही चला है। उसका रीजन ये है कि कुछ समझ में नहीं आए, नहीं कुछ समझ में नहीं आया, यानी कि हिंदी में वाक्य जब अपन रचित करते हैं तो उसका एक अलग सेंस होना चाहिए, उसमें हर प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन में क्या थी? त्रुटि थी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि फूक फूक कर कदम रखना, ये कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जो अपन डेली जो लाइफ हो उसमें अपन यूज करते हैं। देखिए, तनिक भी अच्छा न लगना, फूक मारकर कदम बढ़ाना। देखिए मैंने बहुत बार बोल दिया, सीधा अर्थ तो बिल्कुल नहीं आएगा, सोच समझकर काम करना, आवेग में काम करना। कई देखिए लोग होते हैं जो फूक फूक कर पैर रखते हैं, फूक फूक कर कदम रखते हैं, यानी कि बहुत ही सोच समझ कर काम करते हैं। अपने घर वाले बोलते हैं ना, वो तो कोई भी काम करो फूक फूक कर कदम रखता है, यानी कि सोच समझ कर काम करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, श्रद्धालु, यानी कि श्रद्धालु, श्रद्धालु शब्द जो है वो सही यानी कि शुद्ध कौन सा है? आप आंसर करके मुझे बताएंगे कि इनमें कौन सा श्रद्धालु शब्द है वो सही है। और आपका आंसर आ ही गया है, ए नंबर ऑप्शन। थोड़ा सा गौर से जरूर देखना कि श्रद्धालु कैसे लिखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, ए ऑप्शन दिया है आपने। देखिए श्रद्धालु अपन यू लिखते हैं, श्रद्धालु, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, हाँ ठीक है, श्रद्धालु आपका ये ठीक है, क्योंकि इसमें तो बड़ी मात्रा है, इसमें भी बड़ी मात्रा है, इसमें है द,
श्रद्धालु नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसे भुलाया न जा सके। वाक्यांश के लिए शब्द है जिसे भुलाया न जा सके। विस्मरणीय होता है, भूलनीय होता है, अगे होता है विस्मरणीय, जिसे भुलाया न जा सके। फटाफट आंसर करें। और आपका आंसर सत्येंद्र कुमार ने डी ऑप्शन दिया है, बाकी सभी सो रहे हैं क्या पता नहीं। दीपचंद ने सी दिया है, उत्तम कुमार ने डी, गोविंद ने डी, राकेश ने डी, नीतीश ने सी दिया है, दीपक 1 दे रहा है, नीतीश कुमार सी दे रहा है, बन्ना सिसोदिया डी दे रहा। वेरी गुड, जिसने भी डी ऑप्शन को दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। जिसे भुलाया न जा सके उसे विस्मरणीय कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। अगला देखिए, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। दीपावली भारत में रिक्तस्थान जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक रिक्तस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार के आने के रिक्तस्थान दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम रिक्तस्थान कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को रिक्तस्थान सजाया जाता है। ये आपका गद्यांश है और इसमें आपको बताना है कि कौन से में क्या आएगा। पहला ऑप्शन है आपका, पहला रिक्त स्थान है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 में प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, दीपावली भारत में मनाई जाती है, रचाई जाती है, मनाया जाता है, बनाया जाता है। तो दीपावली भारत में मनाया जाने वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। अगला, हर साल इस पर्व को कार्तिक दिन, सप्ताह या माह है। तो कार्तिक आपको पता क्या है? माह है। तो ये देखिए, हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला, त्योहार के आने के रिक्त स्थान दिन पहले। तो त्योहार के आने के हर एक, सब या कुछ, तो त्योहार के आने के कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम समाप्त कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आरंभ आ जाएगा। तो यहाँ पे आरंभ। नेक्स्ट देखिए, इस दिन घरों और बाजारों को रिक्त स्थान सजाया जाता है। इस दिन घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो सही आपका गद्यांश पढ़ के देखिए कि सही कैसा बना है। इसको दोबारा से रीड करो और मुझे बताओ कि क्या फिट बैठ रहा है। देखिए, दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार के आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम आरंभ कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है। तो ये आपका हुआ गद्यांश। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला अपना, खूब सजाया जाता है। वेरी गुड, आपका रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, और आंसर्स भी सही आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल है वो कैसी संज्ञा? संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। 2 शब्द होते हैं, एक तो आपका संज्ञा होता है और दूसरा शब्द है आपका सर्वनाम। संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द हैं, इनका एक दूसरा उपनाम भी है। इनको अपन बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। एक समास आता है अपना कर्मधारय समास, जो जिसमें विशेष्य, विशेषण और उपमेय उपमान का यूज होता है। तो उसमें क्या होता है? विशेष्य विशेषण। तो कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेष्य क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य बोलते हैं। और विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, आपको एक एग्जाम्पल यदि मैं लिख के बताऊं कि राम बहुत सुंदर है। राम क्या है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए, राम तो क्या है? आपका विशेष्य है, यानी कि संज्ञा है। सुंदर क्या है? राम की विशेषता है। तो ये क्या है? आपका विशेषण है। अब सुंदर भी कैसा? बहुत सुंदर है। तो ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ये बहुत क्या है? आपका प्रविशेषण है। प्रविशेषण है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए, हेलो भाई श्रावण मिश्रा, फूल कौन सी संज्ञा है? आपको बताना, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है। देखिए, मूल रूप से मैं एकदम बढ़िया हूँ। सावन मिश्रा, आप सभी कैसे हो? अनुराज, हेलो। शायद आप क्लास में बहुत लेट हो गए हो। 4 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है, आप 4 बजे क्लास में क्यों नहीं आते हो? पता नहीं, क्लास का एंड होना होता है तब आप क्लास में आते हो सारे।
देखिए फूल कौन सी संज्ञा, तो मूल रूप से मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और उस अर्थ के आधार पे 5 भेद होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सुरेश। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, जय श्री राम यशु। तो फूल है वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उसका रीजन क्या है कि फूल है वो किसी एक फूल विशेष का नाम नहीं है, अपितु संपूर्ण फूलों की जाति को अपन फूल बोलते हैं। जैसे गुलाब का होता है, कमल का होता है, अनेक प्रकार के फूल होते हैं। नमस्ते विशाल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जातिवाचक। अगर यहाँ पे आता कमल का फूल, तो कमल तो क्या है, एक फूल विशेष की प्रजाति है, तो वहां पे अपन व्यक्तिवाचक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फूल शब्द है उसमें क्या है, जातिवाचक है। समझ गए ना, यदि किसी को डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट देखिए, नमस्ते, स्वागत है सभी का। अगला देखिए, जय हिंद में विकास कुमार। देखिए क्लास का अपना टाइमिंग है 4 बजे। जितने भी बच्चे हैं उनको फिर से बोल देती हूँ कि सभी बच्चे 4 बजे प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास में आ जाया करो। नेक्स्ट देखिए, आग कौन सा शब्द है, आग है वो कैसा शब्द है। देखिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत से जो उठाए गए और बिना परिवर्तन के हिंदी में टिका दी, वो तत्सम होते हैं। यानी कि जैसे कई शब्द होते हैं जिनमें संस्कृत की सी फीलिंग आती है ना। और तद्भव कौन से होते हैं, जिनको उठाया तो संस्कृत से है, लेकिन अपनी सुविधा की दृष्टि से उसमें कुछ चेंज कर दिया ना, वो क्या है, अपने तद्भव होते हैं। देशज जो अपने लोकल लैंग्वेज के, विदेशज जो फॉरेन कंट्रियों से ग्रहण करे हैं। ठीक है, अब आग की बात हो रही तो विदेशज तो नहीं है, देशज भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, तत्सम शब्द है आग। अब देखिए आग, आपने सुना होगा अग्नि, अग्नि कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। आग क्या है आपका, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अग्नि। ठीक है, हर हर महादेव, अमित त्रिपाठी, राधे राधे, सोनू फौजी। आप भैया 4 बजे आ जाए करो क्लास में, अभी आप एंड होने को होगी ना क्लास, सब आप क्लास में आए हो। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू सो मच सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प विदेशज, देशज, तद्भव और तत्सम। बताएं फटाफट, पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प, डी ऑप्शन, पुष्प कैसा शब्द है, वेरी गुड, ये भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। अगला देखिए, नेक्स्ट है अपना, सोना कौन सी संज्ञा है। सोना जो है वो, राधे राधे सोनू, सोना कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक। देखिए आप ना ऑप्शंस काटेंगे। पहला देखिए भाववाचक, तो सोने में कैसा भाव है ना, इसमें तो कोई भाव नहीं है, तो ये कट गया। समूह का वैसे फीलिंग नहीं आ रही कि सोना कोई समूह का, यहाँ पे कोई अर्थ नहीं दे रहा है। द्रव्यवाचक, जो धातुएं होती हैं जैसे सोना चांदी है ना, धातुओं के जो नाम होते हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में। अनाजों के नाम भी इसी में आते हैं। तो सोना है वो कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट देखिए अगला, नाक कौन सा शब्द है। नाक एक शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है नाक है वो कौन सा शब्द है। रामराम विभूषण कुमार, स्वागत है आपका भी। सुरेश मेघवाल, योगेश कुलेरी, ऋतुराज कुमार, दीपचंद, जसवीर, अमित त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विशाल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू फौजी, गोविंदा। अगला देखिए, नाक कौन सा शब्द है, तो योगरूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है। देखिए योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो तो कहाँ जाते हैं, बहुव्रीहि समास में। योगरूढ़ शब्द में क्या होता है, अधिकांशतः देवताओं के उपनाम आते हैं, जैसे देवताओं के उपनाम, जैसे गजानंद है के उपनाम, वीणा पाणी है, ये सभी शब्द, जैसे महादेव है, तो ये क्या है, ये सभी बहुव्रीहि समास में जाते हैं योगरूढ़ शब्द। अगली अपन बात करें रूढ़ शब्द जो होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। यौगिक क्या होता है, यौगिक तो आप समझ सकते हो, योग प्लस इक दोनों जोड़ते हैं ना। लवली कुमारी का कमेंट है, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हिंदी में मेरा अच्छे मार्क्स आए थे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन लवली कुमारी, और बहुत बहुत आपको बधाइयाँ कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया था। और इस बार में मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो भी बच्चे मुझसे एग्जाम तक जुड़े रहेंगे उनका स्कोर बहुत आप लेके जाऊंगी, 20 में से 20 कराने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस प्रकार से आपने विश्वास किया था उसी प्रकार से यदि ये भी विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली इनका भी अच्छा ही जाएगा, ठीक है ना। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से मेहनत करें, जुड़े रहें, और अंत तक एग्जाम तक यदि मुझसे जुड़े रहे तो आप मुझे आके बोल सकते हो कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना मुझे नाक शब्द, अरे यौगिक नहीं है पागल इंसानों, नाक को आप तोड़ सकते हो क्या, वैसे नाक को तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगला यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि नाक जो शब्द है उसका क्या खंडन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या आएगा, रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी। अमित कुमावत ने भी पढ़ा था, बहुत अच्छा, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित आपको भी, और अमित त्रिपाठी आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा पढ़ा था, है ना। अगला देखिए, गोल विशेषण है, गोल शब्द है वो कैसा विशेषण है, ये वाला, ये
तो बताइए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। कोई भी शब्द होता है उसको अपन क्या है किसी वाक्य में रख के देख सकते हैं। जैसे गोल है, तो जैसे कि उसका मुंह गोल है, जैसे मेरा मुंह गोल है, तो ये क्या है, गुण है मेरे मुंह का, कि भैया की आकृति कैसी गोल है, ये गुणवाचक विशेषण आता है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जान हथेली पर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना। जान हथेली पर रखना, तो सुविधाजनक कार्य तो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच दीपक। तो ये तो नहीं हो सकता, जान को हथेली के ऊपर रखना ये भी नहीं हो सकता, जान कीमती होना ये भी नहीं हो सकता, जीवन को संकट में डालना ऑप्शन नंबर बोथ को लॉक किया जाए, नहीं सी ऑप्शन को लॉक किया जाए ना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट है अपना दिए गए वाक्य शब्द बताइए। काम से जी चुराने वाला क्या होता है, आपके जैसा? नहीं नहीं, आप तो क्या हो, कर्मठ हो। कर्मठ क्या होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला। और काम से जी चुराने वाला होता है कामचोर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर प्रश्न में आपका देखिए क्या आएगा। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। शोक शब्द दिया हुआ है, शोक का ऑपोजिट क्या होता है, फटाफट आंसर करें। इसके अलावा मैं कुछ एक शब्द आपको बता रही हूँ, शोक का ऑपोजिट बताना आप, और जो मैं लिख रही हूँ उनके भी यदि आपको आते हैं तो ये भी आप बताएं। अज्ञे का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, आशीर्वाद का अभिशाप होता है, अभिशाप होता है, और आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है, स्थावर का जंगम होता है, जंगम। एक होता है चिरंतन, चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है। एक होता है आपका मुख्य का गौण होता है, और श्री गणेश होता है एक आपका, श्री गणेश, श्री गणेश का इति श्री होता है, और जंगली का, लिख दिया कि मैंने, नहीं लिखा, जंगली का पालतू होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक आपके विलोम शब्द हैं। हाँ, रोज करवाती हूँ मैं थोड़े थोड़े। तो शोक का क्या होता है, हर्ष होता है। आपने सही आंसर दिया है क्या, शोक का? अच्छा अच्छा, हाँ पता है आपको, मैंने लास्ट के 3 प्रश्न रिपीट करे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आप क्या क्लास में ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो। अभी तक मैंने देखा सिर्फ सत्येंद्र कुमार ने ये बताया कि 3 प्रश्न रिपीट हुए हैं। बाकी बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास पूरी नहीं देखी थी, इस वजह से, परसों की, इस वजह से उनको यही नहीं पता कि 3 प्रश्न रिपीट हुए हैं। जिन बच्चों ने लगातार सेशन को लिया है सिर्फ उन्हीं को पता है, और उनमें से एक है आपका सत्येंद्र कुमार। बिल्कुल, नमस्कार जोगेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आपने पिछली बार हिंदी पढ़ाई थी वो सब पेपर में मिली थी, और पुलिस पेपर में मेरे 37 में से 36 स्कोर किया है। बस यूपीएसआई में ऐसे ही पढ़ना है मैम, मेरा टारगेट दरोगा बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से पढ़ाने की, आपकी एग्जाम में आपके क्वेश्चन छपाने की, आपके सिलेक्शन की। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब यहाँ पे आपने क्या आंसर दिया है, ए ऑप्शन। अब मैं यही देख रही थी कि आपने, मतलब आपको कल की क्लास का भी थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता कि आपने कल क्या पढ़ा था। बहुत अच्छा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको आज संधि के बारे में बता देती हूँ। यदि एक बार मुझे आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको थोड़ा सा संधि के बारे में पढ़ना है क्या। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं अपन संधि के बारे में। पहली चीज, थोड़ा सा परिचय में जानूंगी, आपको आता है तो आप भी कमेंट करके मुझे बताएं। पहली चीज, परिभाषा क्या होती है। तो शॉर्ट में मैं आपका लिखूंगी 2 या 2 से अधिक, डेली का एक टॉपिक अपन कवर करेंगे इस तरीके से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। कई बार एग्जाम में परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। फिर ऑप्शन आता है आपका संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ना। तो विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाती है। एक चीज। अगला, अच्छा ड्यूटी कर रहे हो, ओके, थैंक यू सो मच। दूसरा प्रश्न है आपका कि संधि शब्द है, इसका खंडन क्या होता है, संधि को कैसे तोड़ सकते हैं संधि शब्द को। तो सम
प्लस धी, ये क्या है, संधि शब्द का खंडन है। अब यहाँ पे न था, यहाँ पे मैं हो रहा है, तो व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हुआ है, इस वजह से संधि शब्द में खुद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तीसरा प्रश्न आता है संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम याद रखना विच्छेद नहीं होता है, संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह। चौथा प्रश्न आता है संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3। देखिए 3-4 प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। पहला, संधि कहते किसे हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि का खंडन क्या होता है, सम प्लस धी होता है, जिसमें व्यंजन संधि है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब थोड़ा सा आज अपन जानेंगे स्वर संधि के बारे में। तो सबसे पहली बात, स्वर संधि कहते किसे हैं, स्वर के स्थान पे होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाती है। कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि स्वर संधि कहते किसे हैं। नॉर्मली आपको याद रखना है कि स्वरों के स्थान पे होने वाला परिवर्तन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 11 होती है। जैसे कि ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। काउंट करके मुझे बताएं कि क्या 11 हो गए क्या। ये क्या है, अपने स्वर हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो अपन अंग एह बोलते थे, उनको अपन ने स्वर में काउंट कैसे नहीं किया, अंग और एह। उसका रीजन ये है कि ये दोनों है, इनको अयोगवाह ध्वनि बोलते हैं। जैसे कि ये अंग है, इसका जो सांकेतिक चिन्ह है ये है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अनुस्वार। ये क्या है आपका, अनुस्वार है। सेकंड नंबर जो अह है, इसका जो संकेत चिन्ह है वो ये है, इसको अपन बोलते हैं विसर्ग। तो ये जो दोनों है वर्ण, इनको अपन स्वर में काउंट नहीं करते हैं। ये दोनों क्या है, आपकी अयोगवाह ध्वनि है, अयोगवाह ध्वनि कहलाती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, अच्छा जम्मू कश्मीर में आप ड्यूटी कर रहे हो, फिर भी क्लास ले रहे हो, आपका एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर गया था यहाँ से पढ़ के, और यूपी पुलिस में भी आपने मेरे से पढ़ा था और आपका 37 में से 36 स्कोर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और आप बता रहे हो कि यूपी पुलिस में बढ़िया स्कोर हुआ है, और मैं ज़रूर आपके ऑफिस में आऊँगा। क्लास ले रहे हो आप, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है अपने जोगेंद्र सैनी, जिन्होंने अपन से एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में पढ़ा था। एसएससी जीडी में इनका सिलेक्शन हो गया, और यूपी पुलिस में इनके 37 में से 36 प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और आप ज़रूर पधारिए अपने ऑफिस में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए अयोगवाह ध्वनि, यहाँ से प्रश्न आता है कि अयोगवाह ध्वनि कितनी होती है, तो 2 तो ये हो गई। अब यदि ऑप्शन में आपको संदर्भ बिंदु भी मिलता है, तो वो भी क्या होती है, आपकी अयोगवाह ध्वनि होती है। एक बार आपका रेस्पॉन्स देख लेती हूँ, यदि आप हो तो अच्छे से पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोगवाह ध्वनि कौन सी है। स्वर तो आपको पता है कि ये स्वर होते हैं। अगली चीज, स्वर संधि जो होती है, इसके जो 5 भेद होते हैं, ठीक है। भेद कितने होते हैं इसके, 5 होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं और कैसे शब्द हैं जिनमें दीर्घ संधि, स्वर संधि होती है। दीर्घ संधि पहला, दूसरा होता है आपका गुण संधि, तीसरा आपका यण संधि, चौथा आपका वृद्धि संधि, और 5वां आपका अयादि संधि। स्वर संधि वो संधि है जहां से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आता है, और आप किस प्रकार से पहचान पाओगे कि इस शब्द में दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि, अयादि। सिर्फ 5 लाइन आपको याद करनी है, कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए दीर्घ संधि कहाँ होती है, याद रखना, समान स्वरों का जहां पे भी मेल होता है, समान स्वरों का मेल। बस एक ही 2 ही 3 शब्द याद रखने, समान स्वरों का मेल। जैसे एग्जाम्पल फॉर विद्यालय शब्द है, पुस्तकालय शब्द है, कुछ भी शब्द देखिए विद्यालय। अब इसमें देखिए क्या है, विद्या प्लस आल्य। विद्या में अंतिम वर्ण क्या है, आ, आल्य में फर्स्ट क्या है, आ। सेम सेम मिल रहे हैं ना, तो समान स्वरों का मेल हुआ तो क्या करेंगे अपन, दीर्घ संधि करेंगे। नेक्स्ट देखिए गुण संधि कहाँ होती है, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके गुण संधि कहलाती है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल 4 आपका शब्द है रमेश। रमेश शब्द का मैंने खंडन किया, प्लस के बाद निकला ईस, और इससे पहले क्या है रमा, तो रमा प्लस ईस। आप देख पा रहे हो एक मात्रा से आपका शब्द टूट रहा है, तो अपन क्या करेंगे, गुण संधि करेंगे। तीसरा आपका देखिए अगला है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यदि कोई शब्द य व र से टूटता है तो वहां होती है आपकी यण संधि। जैसे कि एग्जाम्पल 4 आपका शब्द है, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, जैसे अभ्यारण्य शब्द है,
अभ्यारण्य शब्द। अब यहाँ पे अभ्यारण्य शब्द में क्या है, सॉरी अभ्यारण्य नहीं आ सकता यहाँ पे, अध्यादेश शब्द ले लीजिए। अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है, राज्यपाल जारी करता है ना, अध्यादेश। अब देखिए इसमें मूल शब्द है आपका आदेश, मैंने लिखा प्लस के बाद में आदेश। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका शब्द टूट रहा है, इससे पहले वाला आधा है तो क्या लगा देंगे, ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा अधि प्लस आदेश, यानी कि य व र से टूटने वाले शब्द है उसमें क्या हो जाएगा, यण संधि। वर्धी संधि कहाँ होती है, दो मात्रा से टूटने वाले शब्द, दो मात्रा से टूटने वाले शब्दों में क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर शब्द है आपका सदैव, सदैव में देखना आप एव क्या है आपका मूल शब्द, इधर क्या लिखा सदा। आप देख पा रहे हो कि दो मात्रा से आपका शब्द टूट रहा है, यहाँ आपका या से टूट रहा था, या एक मात्रा से, यहाँ समान स्वर मिल रहे थे, यहाँ दो से टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। अयादि में क्या होता है, यदि कोई शब्द आपका अय, आय, अव और आव से टूटता है तो वहां होती है आपकी अयादि। अब यदि कोई शब्द अय से टूटता है तो प्लस के पहले ए लगाएंगे, आय से टूटता है तो आई लगाएंगे, आव से टूटता है तो ओ लगाएंगे, और आव से टूटा तो अव लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर शब्द है आपका, कोई भी शब्द आप बता सकते हो, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, बिल्कुल ठीक है आपका। अब मुझे कोई इनके लिए कोई भी शब्द बताओ, जैसे इसका शब्द है पवन, ठीक है, सबसे पहले शब्द का उच्चारण करो पवन, तो किसकी ध्वनि आ रही है, औ की, तो अन यहाँ से टूटा ना शब्द आपका, अब व में क्या है ए, आगे तो क्या हो गया अन। अब मैंने बोला कि औ से यदि कोई शब्द टूटता है तो उससे पहले वाले वर्ण में क्या लगाएंगे, ओ, तो क्या हो गया प प्लस अन। अगला देखिए पावक शब्द है, जैसे पावक, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसी ध्वनि आ रही है, आव की ध्वनि आ रही है। अच्छा जल्दी बोल रही हूँ इस वजह से समझ में कम आ रहा है क्या, ओके, मैं इसका ऐसे करूंगी धीरे धीरे बोल के और वीडियो डाल दूंगी दूसरा ना। पावक में क्या है, जैसे आव की ध्वनि आ रही है, आगे क्या है अक, आव की ध्वनि आती है तो प्लस से पहले क्या लगाते हैं, पौ लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है अयादि है। इसमें देखिए जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चयन, चयन शब्द ले लेते हैं, चलो चयन। अब देखिए इसमें भी अय की ध्वनि आ रही है, य में क्या है ए अन, ठीक है, और अय से टूटा तो ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चे प्लस अन। अरे मैंने एक स्लाइड के अंदर आपकी कितने प्रश्न सोल्व कर दिए आप देख पा रहे हो। पंकज कुमार कोई बात नहीं, मैंने जल्दी बोला तो मैं ऐसे करूंगी, अलग से दूसरा वीडियो शॉर्ट में स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का अलग अलग वीडियोस बना के छोटे छोटे वो डाल दूंगी मैं आपके लिए, ठीक है। अब तो खुश हो ना, तो ये आप देख लीजिए एक बार, मैं पीडीएफ भी डला दूंगी इसकी, और थोड़ा सा मैंने संधि को थोड़ा सा डिस्क्राइब करा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, अपनी क्लास का टाइमिंग हो चुका है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी बंद कर देती हूँ, आप यदि बोर हो गए हो तो मैं दोबारा से बहुत धीरे धीरे बोल के आपके लिए दोबारा से बना दूंगी, ठीक है। और आप आज की क्लास में मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपका 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। तो आगे चाहूंगी अभी जाने के लिए, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।